हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। आपके दोस्त और रास्ता दिखाने वाले इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूँ। जब हम अपने मकसद बनाते हैं और जिंदगी में कुछ नतीजे हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं तो हम उन इलाकों को देखते हैं जो हमारे माहौल के नजरिए से हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आते हैं। यह वो जगह भी है जहां हम ज्यादा कामयाब भी हो सकते हैं। कई बार हम अपनी आम जिंदगी की ताकतों के आधार पर फैसले लेते हैं, जैसे कि हम इंजीनियरिंग में अच्छे हैं या कला में अच्छे हैं या समाज विज्ञान में अच्छे हैं। तो उसी के आधार पर हम ये भी तय करते हैं कि हमारे मकसद क्या हो, जहां ये मकसद बेहतर तरीके से जाहिर हो सके और हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। और फिर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, उस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई हासिल करते हैं और फिर उन क्षेत्रों में कामयाबी पाने के लिए जतन करते हैं। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि ज्योतिषीय ग्रह स्थितियां उन मकसदों को कितना समर्थन दे रही हैं और क्या उन क्षेत्रों में हमारे कामयाबी के मौके ज्यादा हैं जो ये ज्योतिषीय स्थितियां बता रही हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जिंदगी में कामयाबी के सबसे अहम पहलुओं में से एक इस पर भी निर्भर है कि लग्न कितना मजबूत है और लगनपति कितना मजबूत है। श्लोक दर श्लोक, चाहे वो बृहत पराशर होरा शास्त्र हो या फल दीपिका हो या जातक तत्व हो, जिधर देखो यही कहा गया है कि अगर लग्न और लगनपति दोनों सख्त तौर पर पीड़ित हों तो जिंदगी में ऊंची कामयाबी, जिंदगी में ऊंची खुशहाली, जिंदगी में ऊंची प्रचुरता, जिंदगी में ऊंची खुशी के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और असल में हम ज्यादा चुनौतियां, ज्यादा मुश्किलें, ज्यादा उथल पुथल की तरफ खींच सकते हैं जब लग्न सख्त तौर पर पीड़ित हो और साथ ही लगनपति भी सख्त तौर पर पीड़ित हो। फिर एक बेहद जरूरी सवाल उठता है कि हमारा लग्न हमारी जिंदगी के मकसदों को कितनी मजबूती से सहारा दे रहा है। क्या हमने अपने मकसदों को उन ताकतों के अनुरूप किया है जो लग्न प्रदान कर रहा है, जो लगनपति किसी खास क्षेत्र में कामयाबी के ज्यादा मौके देकर पेश कर रहा है? और अगर तुम इस पहलू को नहीं देखोगे तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और संघर्ष चलता ही रहेगा। और कई बार ऐसी कामयाबी हमें योजना से ज्यादा सहयोग से हासिल होती है। अगर तुम सच में कामयाबी की तरफ अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हो तो ये जरूरी है कि तुम जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न ग्रहों की ऊर्जाओं के कुल मेल को देखो। उस कामयाबी में अहम पहलुओं में से एक या उस कामयाबी में योगदान लग्न की ताकत और लगनपति की ताकत और स्थिति भी है। तो सबसे पहले लग्न क्या है? लग्न वह राशि है जो हमारे जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही होती है और यही हमारे लिए लग्न बन जाती है। और यही जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया है जो इस आधार पर है कि लग्न किस राशि के लिए खड़ा है। मिसाल के तौर पर अगर लग्न सिंह का है तो अगुवाई, अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाना और उदाहरण पेश करके अगुवाई करना, जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना, स्वाभिमान के साथ अगुवाई करना, गर्व के साथ अगुवाई करना, अधिकार चाहना, ये सब सिंह लग्न के प्रकट होने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सिंह लग्न के हैं और इसी तरह सभी लग्न अपने आप में व्यक्ति के लिए एक खास गुण, जिंदगी के प्रति एक खास नजरिया, जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति एक खास नजरिया, जिंदगी की चुनौतियों के प्रति और जिंदगी के मकसदों के प्रति भी एक खास नजरिया लेकर आते हैं। अब अगर लग्न मजबूत है तो ये हमें लग्न की विभिन्न विशेषताओं को मजबूती से प्रकट करने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। हालांकि अगर लग्न कमजोर है तो जाहिर है कि लग्न की ताकतें हमारे मकसदों का समर्थन नहीं कर रही है और इसलिए अपने मकसदों को उस ताकत के अनुरूप बनाना जरूरी है जो लग्न ला रहा है। तो लग्न हमारे जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय होने वाली राशि है। हालांकि एक क्षेत्र जो लग्न की ताकत को प्रभावित करता है वह है लग्न के अंश। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर लग्न महज 1 या 2 अंश पर उदय हो रहा है तो अगर आप एक राशि या भाव को 0 से 30 अंश मानते हैं उदाहरण के लिए, और लग्न शुरुआत में है, जिसका मतलब है कि लग्न पूरी तरह से भाव में नहीं आया है बल्कि उस भाव में प्रवेश करने के शुरुआती चरण में है, तो फिर अगर लग्न 1 या 2 अंश पर है तो इसका मतलब है कि पिछली राशि पूरी तरह से ढल नहीं गई है।
नई राशि को उदय होने देने के लिए पूरी तरह से क्षितिज के पार नहीं गई है, और इसलिए पिछली राशि का बड़ा हिस्सा अभी भी पहले भाव पर काबिज है। तो पहला भाव अभी भी पिछली राशि से घिरा हुआ है, जो अभी ढल रही है, और उदय होने वाली राशि धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, जिसका मतलब है कि पिछली राशि की ऊर्जाओं का लग्न या पहले भाव के नतीजों पर बड़ा प्रभाव होगा। अब पराशर कहते हैं कि अगर लग्न में किसी राशि के कुछ ही अंश हो, तब भी तुम पूरे लग्न को वही राशि मानो। अब हमने भाव चालित और इस तरह की चीजें भी पेश की है, लेकिन मैं भाव चालित के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो तुम पूरी राशि को वो एक भाव मानते हो, भले ही वो 1 या 2 अंश पर हो, या 28 या 29 अंश पर हो, जो लगभग क्षितिज के पार ढल रही हो, उदाहरण के लिए। इसलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि लग्न कितने अंश पर है। लग्न के सचमुच बहुत मजबूत होने के लिए 10 से 20 अंश के बीच का लग्न सबसे मजबूत लग्न होता है, क्योंकि यह कमोबेश पहले भाव या लग्न के मध्य भाग पर काबिज होता है। तब लग्न अपनी ऊर्जाओं, अपनी विशेषताओं, अपनी ताकत को व्यक्ति पर बहुत मजबूती से प्रकट करेगा। लेकिन अगर यह शुरुआत में 1 या 2 अंश पर है, उदाहरण के लिए यह मेष के 1 या 2 अंश है, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाव का बड़ा हिस्सा, पहला भाव लग्न, अभी भी पिछली राशि जो मीन है से घिरा हुआ है। हालांकि अगर यह बिल्कुल अंत में है, मान लीजिए 27 या 28 अंश पर, तो राशि का बड़ा हिस्सा पहले ही क्षितिज के पार जा चुका है। किसी के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि के अंशों में से केवल 1 या 2 अंश ही बचे हैं, तो इसका मतलब है कि आखिरी 2 या 3 अंश लग्न पर काबिज है। बाकी 27 से 28 अंश पर अगली राशि जो वृषभ है काबिज है। तो वृषभ राशि का मेष राशि की तुलना में लग्न या पहले भाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब क्योंकि हम पूरे भाव को वह राशि मानते हैं जो किसी के जन्म के समय उदय हो रही है, इसलिए तुम पहले भाव को मेष मानते हो। हालांकि यह मत भूलो कि अगर यह 1 या 2 अंश पर है, तो मीन राशि का अभी भी लग्न पर बहुत बड़ा प्रभाव है, और अगर यह 27 से 28 अंश पर है, तो वृषभ राशि जो उभर रही है का लग्न की विशेषताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह व्यक्ति को प्रभावित करेगा। ये राशि के व्यक्ति पर प्रकट होने के गुण के आधार पर ताकत को भी प्रभावित करेगा। इसलिए लग्न की ताकत का विश्लेषण करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। और ध्यान रखो कि अगर तुम मेष लग्न के 1 या 2 अंश पर हो, तो क्योंकि लग्न या पहले भाव का बड़ा हिस्सा अभी भी मीन राशि से घिरा हुआ है, जो हालांकि पीछे हट रही है, बहुत सारी मीन ऊर्जाएं लग्न को नियंत्रित कर रही होंगी। इसका मतलब है कि अगर तुम जिंदगी के प्रति अपने नजरिए में, अपने मकसदों के प्रति अपने नजरिए में अधिक रचनात्मक, अधिक कल्पनाशील हो रहे हो, तो यह उससे बेहतर है कि बहुत हठी हो, जो मेष लाता है। तो मीन ऊर्जा अधिक कल्पनाशील, अधिक रचनात्मक, अधिक तरल, अधिक परिवर्तनशील होती है। इसलिए यह एक ताकत है जो मीन राशि अपनी ऊर्जाओं के गुण से लाती है। इसलिए भले ही तुम मेष लग्न के पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम 1 या 2 अंश पर हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने विचारों के प्रसार में अधिक रचनात्मक होने की कोशिश करने की जरूरत है। अधिक कल्पनाशील होने की कोशिश करो, और अधिक परिवर्तनशील और बहुत लचीला होने के लिए तैयार रहो, और डिब्बे के बाहर सोचो, उन कठोर दीवारों से परे सोचो, और अपने मकसदों की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक तैयार रहो। तब तुम पाओगे कि तुम्हें अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि मजबूत मीन ऊर्जाएं अब तुम्हारा पक्ष कर रही हैं। दूसरी ओर अगर यह मेष के 27 से 28 अंश पर है, तो इसका मतलब है कि लग्न या पहले भाव के केवल 1 या 2 अंश मेष द्वारा काबिज है, मेष के आखिरी 2 अंश, बाकी लगभग 27 से 28 अंश वृषभ द्वारा काबिज है। तो तुम्हें अपने मकसदों से संबंधित वृषभ ऊर्जाओं को अधिक लाने या उपयोग करने की जरूरत है, और ये तुम्हें अधिक सफलता देगा। तो अधिक भौतिकवादी होना, अपने मकसदों के प्रति अधिक कठोर होना, अधिक बैल की तरह होना, तो वृषभ ऊर्जा अधिक बैल ऊर्जा है। मकसदों से अधिक मजबूती से जुड़ा होना, अपने मन को डगमगाने न देना, और अपने मकसदों में बहुत अधिक लचीला न होना वृषभ का तरीका है, बैल का तरीका है। इसलिए इसे ध्यान में रखो।
तो तुम्हारा लग्न कितने अंश पर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि भी लग्न के प्रकट होने और ताकत में योगदान देती है। लेकिन अगर यह 7 अंश से 22, 23, 24 अंश तक है तो वह विशेष राशि प्रमुख ताकतों पर काबिज होगी और दूसरी राशि, पिछली राशि या अगली राशि का केवल थोड़ा सा प्रभाव होगा। इसलिए अगर यह मेष के 7 या 8 अंश से लेकर लगभग 22 या 23 अंश तक है, तब भी मेष राशि पहले भाव के बड़े हिस्से पर काबिज होगी और विशेषताओं को प्रभावित कर रही होगी और ताकतें व्यक्ति के लिए अधिक मजबूती से प्रकट हो सकती है। इसलिए लग्न की ताकत के हिस्से के रूप में इसे ध्यान में रखें। दूसरी बात यह भी है कि उसमें स्थित या उसे देखने वाले ग्रहों के गुण से लग्न से जुड़े पाप ग्रह प्रभाव या शुभ ग्रह प्रभाव क्या है। इसलिए अगर लग्न में अधिक शुभ ग्रह स्थित है तो जाहिर है कि वे लग्न के परिणामों में ताकत जोड़ रहे हैं, और इसलिए अगर तुम्हारे मकसद लग्न की प्रकृति के अनुरूप है, विभिन्न व्यवसाय जो लग्न लाता है, वे ताकतें जो लग्न लाता है, तो जाहिर है कि तुम्हें उसमें अधिक सफलता मिलेगी। हालांकि अगर तुम्हारा लग्न बहुत मजबूत है, मान लीजिए 15 से 16 अंश पर, लेकिन उसमें अधिक पाप ग्रह या तो लग्न में स्थित हैं या लग्न को देख रहे हैं, तो वे लग्न से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा छीन रहे हैं और उथल पुथल, चुनौतियां, मुद्दे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या मुद्दे आ सकते हैं, और जब किसी पाप ग्रह की दशा चल रही हो या जन्म कुंडली में उसी पाप ग्रह का खुद पर गोचर चल रहा हो, तो पीछे हट जाना चाहिए। इसलिए तुम्हें और अधिक सतर्क और अधिक सावधान रहने की जरूरत है और अपनी चालें तब चलनी चाहिए जब लग्न की दशा चल रही हो या किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, खासकर अगर वह शुभ ग्रह लग्न से जुड़ रहा हो, या तो लग्न का स्वामी होकर या लग्न को देखकर या लग्न में स्थित होकर या लग्न के साथ किसी योग में शामिल होकर। उदाहरण के लिए अगर गुरु लग्न में है और चंद्रमा 10वें भाव में है तो वे एक दूसरे से केंद्र में है, इसलिए यह एक मजबूत गज केसरी योग है। इसलिए चंद्रमा की दशा में भी अगर वह चल रही है तो गुरु भी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि दशा चंद्रमा की है जो गुरु के साथ गज केसरी योग में शामिल है। इसलिए इसे ध्यान में रखें और उसी के अनुसार अपनी चालें चलें, तब तुम्हें और अधिक परिणाम या बेहतर परिणाम मिलेंगे। और डूबे रहो या जहाज को स्थिर रखो, नाव को बहुत ज्यादा मत हिलाओ और पाप ग्रहों की दशा के दौरान स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो अगर वे जुड़े हुए हैं, और अगर तुमने मकसदों को लग्न के अनुरूप बनाया है, क्योंकि लग्न बहुत बहुत मजबूत है। इसलिए अधिक कार्यनीतिक, अधिक चालाक, अधिक गणना करके चलना कि कब परिणामों को आगे बढ़ाना है, कब नहीं, कब काम करना है, कब नहीं। महत्वपूर्ण है जब लग्न बहुत मजबूत हो लेकिन उससे 1 या 2 पाप ग्रह जुड़े हों, या तो उसमें स्थित होकर या उसे देखकर। इसलिए वे उथल पुथल समय समय पर आती रहेंगी, लेकिन फिर भी तुम बहुत बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि लग्न की ताकतों का उपयोग करना अच्छा है, क्योंकि वे जीवन के समग्र परिणामों और लगनपति के समग्र परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ध्यान में रखें। अगर लग्न से कोई शुभ ग्रह जुड़ा हुआ है, लग्न में शुभ ग्रहों के स्थित होने या उसे देखने के गुण से, या लग्न या लगनपति सहित कोई योग बन रहा है, तो लग्न बहुत मजबूत है। और उन ऊर्जाओं को मत खोना। लग्न तुम्हें जो भी ऊर्जा दे रहा है उसके हर इंच का उपयोग करो और उसे प्रकट करो। अगर लगनपति भी किसी मजबूत राशि में और किसी मित्र की राशि या अपनी राशि में स्थित है, खासकर मूल त्रिकोण राशि में या यहाँ तक कि अपनी उच्च राशि में, तो यह एक बहुत बहुत मजबूत स्थिति है। आमतौर पर सभी 7 ग्रहों की एक उच्च राशि होती है जो उनकी अपनी राशि नहीं होती, बुध को छोड़कर। बुध एकमात्र ग्रह है जो अगर मूल त्रिकोण राशि जो कन्या राशि है में स्थित है तो वह उसकी उच्च राशि भी हो सकती है। अन्य 6 ग्रहों की एक ही राशि उनकी अपनी राशि और उनकी उच्च राशि दोनों नहीं हो सकती। इसलिए लग्न एक अलग राशि होगी और उच्च राशि अलग होगी। इसलिए अगर लगनपति उच्च का है तो तुम्हें दोनों ऊर्जाओं को मजबूती से अनुरूप करने में सक्षम होना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किन भावों का स्वामित्व कर रहे हैं। तो धनु लग्न वाले जातक के लिए गुरु लग्न और 8वें भाव का स्वामित्व करता है,
जहां धनु लग्न के लिए गुरु उच्च का होता है, खासकर क्योंकि धनु उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो फिर देखो कि तुम 8वें भाव की ऊर्जाओं को लग्न की ऊर्जाओं के साथ कैसे एक साथ ला सकते हो, 8वें भाव में गुरु की ताकत के आधार पर। क्योंकि कर्क उच्च की राशि है, इसलिए अगर यह अपने उच्च अंश के करीब है या अपने उच्च अंश से दूर जा रहा है, तो इसे ध्यान में रखो और तदनुसार परिणाम प्रकट करने के लिए 8वें भाव और लग्न दोनों की ताकत का उपयोग करो। इसलिए यह वित्त, अर्थशास्त्र, सरकार, धन प्रबंधन, कराधान, लेखा परीक्षा, यहाँ तक कि बीमा में लोगों के लिए एक बहुत बहुत मजबूत स्थिति हो सकती है। बहुत बहुत मजबूत स्थिति अगर गुरु धनु लग्न वाले जातकों के लिए लगनपति है और वह 8वें भाव में अपनी उच्च राशि में है। इसलिए बहुत बहुत अच्छा शोध। एक प्रोफेसर जो शोध में लगा हुआ है और परिणाम प्रकट कर रहा है, वह भी देखा जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि केवल एक ग्रह की स्थिति तुम्हें परिणाम नहीं देगी, इसलिए समग्र ऊर्जाएं कैसे मिलती हैं और तुम्हें परिणाम देती हैं या वादा करती हैं, ये देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, क्या लगनपति किसी योग में है? एक तो हमने देखा कि अगर लग्न किसी योग में शामिल है तो वह एक है। लगनपति स्वयं किसी योग में कैसे शामिल है, ये भी देखना चाहिए। फिर ये देखने के लिए योग की ऊर्जाओं का भी उपयोग करो कि यह तुम्हारे मकसदों से कैसे संबंधित है। इसलिए उदाहरण के लिए अगर तुम वृषभ लग्न के हो तो शनि एक बहुत मजबूत योग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि वह 9वें और 10वें दोनों भावों का स्वामित्व कर रहा है। और अगर लगनपति शुक्र भी 10वें भाव में स्थित है, उदाहरण के लिए कुंभ में, तो यह एक बहुत बहुत मजबूत स्थिति भी है। साथ ही क्योंकि यहाँ वृषभ पर शुक्र का भी स्वामित्व है, जो सेवा के 6ठे भाव का भी स्वामित्व करता है, इसलिए ये लेखा, वित्त, धन प्रबंधन में सफलता के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति भी हो सकती है और उन सेवाओं से भी संबंधित है जो शुक्र से संबंधित है, जो आतिथ्य, सैलून, रिजॉर्ट, विलासिता उन्मुख सेवाएं भी देखी जा सकती है। और अगर शनि भी बहुत अच्छी तरह से स्थित है तो ये तुम्हें बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। तो अब अगर शुक्र कुंभ में स्थित है लेकिन एक मजबूत योग में भी शामिल है, तो ये शुक्र की ऊर्जाओं से संबंधित एक बहुत बहुत मजबूत सफलता है। इसलिए तब अपने मकसदों या अपने करियर के मकसदों या अपने जीवन के मकसदों को अनुरूप करो कि लग्न कैसा है, वह कितना मजबूत है और लगनपति कितना मजबूत है। अगर किसी कारण से तुम पाते हो कि लग्न भी बहुत कमजोर है और लगनपति भी बहुत कमजोर है, तो देखने की कोशिश करो कि कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह कौन से हैं और उन ऊर्जाओं का उपयोग करो और देखो कि वे ऊर्जाएं तुम्हारी कैसे मदद कर रही हैं, वे किस दिशा की ओर इशारा कर रही हैं, वे तुम्हें किन व्यवसायों या किस करियर की ओर इशारा कर रही हैं, और फिर उस दिशा में आगे बढ़ो। दूसरा, उस मजबूत राशि की आदतों या दृष्टिकोण को अपनाने की भी कोशिश करो, न कि उस कमजोर लग्न को दिखाते रहो। इसलिए अगर लग्न अंशों के मामले में मजबूत है लेकिन उसमें पाप ग्रहों की स्थिति के मामले में कमजोर है और लगनपति भी अस्त या नीच का है, तो तुम्हें इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है कि क्या तुम वही व्यवहार दिखाते रहना चाहते हो। तुम सिद्धांतों और मूल्यों और जीवन के दृष्टिकोण के मामले में वही व्यवहार दिखा सकते हो, हालांकि वह व्यवहार दिखाओ जो तुम्हारा करियर उस मजबूत राशि की ऊर्जाओं को अपनाकर प्रकट कर रहा है। इसलिए अगर तुम्हारे पास सिंह लग्न है लेकिन तुम्हारा 12वां भाव बहुत बहुत मजबूत है, तो जहां तुम सिद्धांतवादी बने रह सकते हो और स्वाभिमान के मामले में, अगुवाई के मामले में अपने मूल्यों को निभा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिंह लग्न है। लेकिन अगर सिंह बहुत कमजोर है, सूर्य बहुत कमजोर है, लेकिन 12वां भाव बहुत शक्तिशाली है क्योंकि 12वें भाव में 1 या 2 शुभ ग्रह है, चंद्रमा स्वयं बहुत बहुत मजबूती से स्थित है, तो तुम 12वें भाव की ऊर्जाओं या राशि को अपनाओ। राशि कर्क है, इसलिए अधिक पोषण करने वाला बनने की कोशिश करो, अधिक सहायक बनने की कोशिश करो, लोगों के सामने आने और उनकी मदद करने की कोशिश करो, अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनो, एक सहानुभूतिपूर्ण कान दो। जब तुम लग्न की ऊर्जा और कुंडली की सबसे मजबूत राशियों को जोड़ते हो तो संयोजन महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने ये कई बार कहा है, यह एक संयोजन है जो तुम्हें परिणाम देता है, न कि केवल एक स्थिति।
इसलिए परिणामों को प्रकट करने के लिए इन ऊर्जाओं का एक साथ उपयोग करो और अपने मकसदों को उस दिशा में अनुरूप बनाओ, न कि केवल लग्न या लगनपति को देखो, या केवल सबसे मजबूत राशि या सबसे मजबूत भाव और कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह को देखो, जो लग्न या लगनपति नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि नीच के लगनपति की ऊर्जाओं का उपयोग करो जो वो तुम्हें ला रहा है। इसलिए अगर लगनपति नीच का है तो अधिक सफलता पाने की कोशिश करने के लिए उस लगनपति की विरोधी या विपरीत ऊर्जाओं का उपयोग करो। उदाहरण के लिए, अगर बुध नीच का है तो बुध अपनी सारी विश्लेषणात्मक क्षमता, अपनी व्यवहारिक क्षमता खो देता है और विरोधी ऊर्जा को पकड़ लेता है या इकट्ठा कर लेता है, जो अधिक रचनात्मक है, जो अधिक कल्पनाशील है। हम जानते हैं कि बुध मीन में नीच का होता है, जो 12वां भाव है, और मीन कल्पना का भी प्रतिनिधित्व करता है, ये रचनात्मकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जिसका मतलब है कि अगर बुध नीच का है तो तुम्हारी रचनात्मक ताकतें बढ़ जाती है। बहुत से लोग जिन्हें काल्पनिक लेखन में बहुत उच्च साहित्यिक सफलता मिली है, उनका बुध भी कमजोर रहा है, या तो अस्त या नीच का भी। इसलिए लगनपति की विरोधी ऊर्जा खुद को मजबूती से प्रकट करेगी। इसलिए अगर तुम्हारा लगनपति नीच का है तो लगनपति की विरोधी या विपरीत ऊर्जाओं का उपयोग करो, और उस ऊर्जा का उपयोग इसके साथ करो कि कौन सी अन्य राशि बहुत बहुत मजबूत है, कौन से अन्य भाव बहुत मजबूत है, कौन से अन्य ग्रह बहुत मजबूत है। उन ताकतों को मिलाओ, जैसे कि नीच के बुध की रचनात्मकता और सूर्य की ताकत अगर वह बहुत मजबूत है, या गुरु की ताकत अगर वह बहुत बहुत मजबूत है, या शनि की ताकत अगर वो बहुत बहुत मजबूत है। ऊर्जाओं को मिलाओ और परिणामों के संयोजन को देखो, ध्यान में रखते हुए कि वे किस भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तुम पाओगे कि तुम्हें उस दिशा में अधिक सफलता मिलेगी। दूसरा ये है कि आज के समय में हमारे पास किसी भी राशि और किसी भी ग्रह से संबंधित विकल्पों या करियर विकल्पों की भरमार है। ये 300 या 400 साल पहले जैसा नहीं है, जहां विकल्प बहुत बहुत सीमित थे कि तुम क्या करियर कर सकते थे, क्या पेशा अपना सकते थे, क्या व्यवसाय कर सकते थे। इसलिए आज कई क्षेत्र हैं। इसलिए भले ही तुम्हारा लग्न बहुत कमजोर हो, क्योंकि तुम लग्न की ऊर्जा को सबसे मजबूत ग्रह के साथ मिला रहे हो, इसे प्रकट करने के कई तरीके हैं। इसलिए अगर तुम गहराई से गोता लगाओ और पता लगाओ कि ऊर्जा कहाँ है, वह किस भाव में है, तो तुम्हें कुछ संकेत भी मिलेंगे। इसलिए बड़े होने की प्रक्रिया में अगर तुम देखते हो कि नियमित रूप से तुम्हें किसी क्षेत्र में सफलता मिल रही है, तुम्हें खेलों में सफलता मिल रही है, तुम्हें लेखन में सफलता मिल रही है, तुम्हें विज्ञान में सफलता मिल रही है, तो यह एक संकेत है कि वे क्षेत्र तुम्हारे लिए मजबूत है, वे ग्रह भी तुम्हारे लिए मजबूत है। फिर बैठो और ध्यान दो, क्या कोई करियर है जो इन ताकतों से संबंधित हो सकता है, और क्या ऐसी मजबूत स्थितियां हैं कि तुम उस दिशा में निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हो, न कि केवल अस्थायी सफलता। कभी कभी एक मजबूत दशा तुम्हें तुम्हारे बढ़ते वर्षों के दौरान 10 से 15 सालों के लिए सीमित सफलता दे सकती है, और बाद में तुम उसी गेंद को लेकर आगे दौड़ सकते हो और तुम्हें वह सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए उदाहरण के लिए, अपनी युवावस्था में खेलों में बहुत अच्छा होना क्योंकि तुम्हारी मंगल दशा चल रही है और मंगल मजबूत है, लेकिन बाद में तुम एक खिलाड़ी के रूप में जारी रखते हुए अधिक सफलता पाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें वह सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहो कि तुम्हारे 20 से 21 साल की उम्र और 40 साल की उम्र के बीच की अवधि में कौन सी दशाएं आ रही हैं। वे दशाएं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए उड़ान भरने का समय होता है। इसलिए अगर उस समय के दौरान तुम किसी बहुत बहुत कमजोर ग्रह से संबंधित व्यवसाय या करियर या कार्यों पर अधिक ऊर्जा खर्च करते हो, तो उस ग्रह की दशा चल रही है। कुछ ताकत जाहिर है ग्रह हासिल कर लेगा, लेकिन बहुत नहीं। और इसलिए पूरी दशा के अंत में, मान लीजिए शुक्र के 20 साल, अगर शुक्र कमजोर है लेकिन तुम शुक्र की दिशा में कुछ कर रहे हो, तो वे 20 साल उतार चढ़ाव और उथल पुथल देंगे। तुम्हें अभी भी कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन तुम्हें शानदार सफलता का आनंद नहीं मिल सकता है, और यहाँ तक कि अच्छी सफलता भी तुम्हें बहुत संघर्ष के बाद मिलेगी।
इसलिए ध्यान में रखो कि कौन से ग्रह सबसे मजबूत हैं और उन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान कौन सी दशा आ रही है। अगर उन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान किसी बहुत कमजोर ग्रह की दशा आ रही है तो उस ग्रह की विरोधी ऊर्जा का उपयोग करो और देखने की कोशिश करो कि क्या तुम ताकत बढ़ा सकते हो या किसी और चीज की ताकत का उपयोग कर सकते हो जो उस ग्रह के साथ ऊर्जा साझा कर रही है। अगर शुक्र किसी अन्य ग्रह के साथ योगों में जुड़ रहा है जो मजबूत है तो शुक्र की दशा के दौरान उन ऊर्जाओं का उपयोग करके और उस दिशा में करियर या व्यवसाय रखने से तुम्हें अधिक सफलता मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन के मकसदों को लग्न की ताकत के साथ लगनपति के साथ अनुरूप करने की कोशिश करो और इसे कुंडली के अन्य सबसे मजबूत ग्रहों की ताकत, कुंडली के अन्य सबसे मजबूत भावों की ताकत के साथ पूरक करो और फिर सफलता के लिए संयुक्त ताकत का उपयोग करो, बजाय इसके कि केवल एक के साथ दौड़ो। अगर तुम केवल एक के साथ दौड़ते हो और अगर तुमने अपने सभी अंडे एक टोकरी में रख दिए हैं और वह टोकरी कमजोर है तो तुम्हारे सभी अंडे टूट सकते हैं और तुम उन्हें तोड़ सकते हो। इसलिए समग्र ऊर्जाओं को देखना सीखो, वे लग्न से कैसे संबंधित है, वे लगनपति से कैसे संबंधित है। कुछ संकेत, कुछ योग, कुछ ग्रहों की ताकतें हमेशा मौजूद रहेंगी। ध्यान से देखो, जैसे मैंने सिंह लग्न और चंद्रमा के मजबूत होने का उदाहरण दिया और उन ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए पूरक ऊर्जाओं का अपने करियर के मकसदों को एक साथ रखो, अपने जीवन के मकसदों को एक साथ रखो, फिर इन ऊर्जाओं का उपयोग करो और उस क्षेत्र में, उस प्रकटीकरण में सुसंगत रहो और दृढ़ रहो ताकि तुम्हें सफलता का एक उच्च मौका मिले। इसलिए दोस्तों, अपनी खुद की कुंडलियों में देखो और समझो कि तुम्हारा लग्न क्या है, तुम्हारा लग्न कितना मजबूत है, क्या वो मजबूत अंशों के बीच है या कमजोर है या अस्त है, क्या वह लग्न के अंशों के बिल्कुल अंत में है या लग्न के अंशों की शुरुआत में है। और फिर या तो दूसरी राशि की ऊर्जाओं का उपयोग करो या वह ताकत जहां लगनपति स्थित है और वो किन योगों में है। अगर उसमें अभी भी इतनी ऊर्जा नहीं है तो देखो कि वह किन अन्य भावों और ग्रहों के साथ ऊर्जा मिला रहा है या पूरक कर रहा है और उन ऊर्जाओं का उपयोग करो उच्च सफलता पाने के लिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये रहे तुम्हारे दोस्त और रास्ता दिखाने वाले इरफान। विदा लेता हूँ। नमस्कार।